हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन ऑफ पांडे आर्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चूंकि मैं आपसे पहले ही बताया था, टेंस भी हमारी एक कड़ी चल रही है जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके अलावा पैसिव वॉइस में भी मैं आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस तक बताया हूँ। नरेशन में एसर्टिव सेंटेंस तक मैं बताया हूँ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको मिलता है 100% प्लेसमेंट के तहत पूरी तरह से शुद्ध भाषा में इंग्लिश ग्रामर का संपूर्ण ज्ञान। इसलिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके जो लास्ट के दो उदाहरण हैं वो सबसे मोस्ट हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और फिर आप दो उदाहरण जो लास्ट के हैं उसमें देखिएगा कैसे हम चेंजिंग करते हैं। तो देखिए, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं परिचय क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसा कि फ्यूचर भविष्य, परफेक्ट माने पूर्ण, टेंस माने काल, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें भविष्य काल में कार्य की पूर्णता का बोध हो, अर्थात भविष्य काल में कार्य को पूरा कर लेने की बात कह दी गई हो, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि मैं पहचान में लिख दिया हूं, कैसे पहचानेंगे, तो क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अथवा लिया होगा, दिया होगा, लिए होंगे, दिए होंगे आदि शब्द आते हैं। ये 5 उदाहरण जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अगर आपको भली भांति लाइफ टाइम हमेशा के लिए अगर समझना है तो वीडियो को पूरा वॉच निश्चित रूप से करिएगा, अन्यथा इग्नोर करना है तो अभी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम शुरू करते हैं। ये 5 उदाहरण जो हैं ये 5 ही आपके लिए 5000 वाक्य के बराबर होंगे, इसलिए आप भली भांति इसको समझिएगा। मैं सबसे पहले एक स्ट्रक्चर इसका बना दिया हूं, कैसे इसको हम हल करते हैं। तो अगर एसर्टिव सेंटेंस में वाक्य है तो एसर्टिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, यस यू बी मैं लिखा हूं, अर्थात सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। उसके बाद शैल या विल में से कोई एक, शैल या विल का मतलब आई वी कर सब्जेक्ट रहेगा तो शैल, बाकी सबके साथ विल रहता है। और जो भी शैल विल लगाते हैं उसके साथ हैव लगाते हैं, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण मैं लिखा हूं, वह अपना कार्य कर चुका होगा, वह अपना कार्य कर चुका होगा, या वह अपना कार्य कर लिया होगा, यह भी हो सकता है। क्योंकि पहचान में आप देख रहे हैं चुका होगा अथवा लिया होगा, दिया होगा, ऐसे अर्थात वाक्य को पढ़ने से ही लगता है कि भविष्य काल में कार्य की पूर्णता कर ली गई है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, वह अपना कार्य कर चुका होगा। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, कर्ता क्या वह, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ही। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं पहले भी मैं फ्यूचर की टेंस में बताया, कोई भी फ्यूचर टेंस में मात्र आई भी सब्जेक्ट के साथ सेल से सबके साथ विल होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, विल। ठीक है, ही विल। हैव तो सबके साथ कंपलसरी है तो लिखेंगे हैव, ही विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, करना, अर्थात काम को कर रहे हैं तो डू मीन्स होता है करना, तो थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, तो यहां पे हो जाएगी डन। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य, अपना कार्य। तो अपना कार्य के लिए अब ही सब्जेक्ट है तो ही के साथ अपना के लिए रिलेटिव केस में क्या होता है, हिज। ये प्रोनाउन वाली वीडियो मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो हमारी प्रोनाउन वाली वीडियो हमारे चैनल पे है। मैं सभी अपनी जो भी मैं वीडियो अब तक अपलोड किया हूं सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार उसको जाके जरूर आप विजिट करिएगा। तो ठीक है, तो ही के साथ अपना के लिए हिज हो गया, और उसके बाद कार्य तो वर्क। देखिए, ही विल हैव डन हिज वर्क, वह अपना कार्य कर चुका होगा या कर लिया होगा, दोनों की इंग्लिश ये हो गई। अर्थात सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, शैल विल में से कोई एक लिखा, हैव सबके साथ मैं लिख दिया हूं हैव, वर्क की थर्ड फॉर्म अर्थात डन, ऑब्जेक्ट मैं लिख दिया हूं हिज वर्क। अगर अदर वर्ड्स इसमें कुछ होता कि वह समय से अपना कार्य कर लिया होगा या कर चुका होगा तो ऑन टाइम लिख देते, रविवार को अपना कार्य कर लिया होगा तो ऑन संडे लिख देते। अदर वर्ड्स हमेशा लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाक्य हमारा निगेटिव में है, चपरासी समय से घंटी नहीं बजाया होगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, चपरासी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्यून। ठीक है, अब देखिए कई लोग इसे प्यून से पहले दो लगाते हैं। प्यून जैसे कहने का मतलब सही बात है, कॉमन नाउन का है, कॉमन नाउन से पहले दो का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहने का मतलब प्यून के आगे अगर दो लगाते हैं तो थोड़ा सा वाक्य अशोभनीय हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट प्यून ही लिखते हैं।
उसके बाद आप जानते हैं सबके साथ हमको विल ही प्रयोग करना है, मात्र आईवी के साथ शैल प्रयोग करना है, तो विल। और जो नॉट लगता है इसमें, तो शैल विल के बाद नॉट प्लस हैव हो जाता है। जैसे मैं स्ट्रक्चर में लिखा हूं शैल विल, अब प्लस हैव लिखा हो ना, तो अगर निगेटिव है तो शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव हो जाएगा। अर्थात हम लिखेंगे निगेटिव में है ये, तो लिखेंगे विल नॉट हैव। ठीक, ऐसा नहीं कि हम विल हैव नॉट लिख दें, तब वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। अर्थात जब भी अगर निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो जो मुख्य सहायक क्रिया उसके बाद ही नॉट लगेगा, उसके बाद जो सहायक क्रिया वो ऐड करेंगे। तो प्यून विल नॉट हैव, उसके बाद इसकी क्रिया क्या है, वर्ब क्या है इसमें, तो बजाना, तो रिंग में होता है बजाना, तो रिंग, रैंग, रंग, थर्ड फॉर्म इसकी बनाएंगे तो रंग हो जाएगा, RUNG। ठीक है, प्यून विल नॉट हैव रंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बेल, तो द बेल। अब बेल से पहले हमने द का प्रयोग किया होगा, क्योंकि घंटियां कई प्रकार की होती हैं। तो प्यून विल नॉट हैव रंग द बेल। अब चपरासी घंटी नहीं बजाएगा, ये तो हो गया। अब अदर वर्ड्स इसमें क्या है, समय से, तो समय से के लिए क्या होता है, ऑन टाइम, ऑन टाइम, बस ऑन टाइम हम लिख दिए। अर्थात प्यून विल नॉट हैव रंग द बेल ऑन टाइम, चपरासी समय से घंटी नहीं बजाया होगा। ये तो था हमारा दो, एक सिंपल पॉजिटिव से था, एक नेगेटिव से था। अब देखिए तीसरा वाक्य जो है हमारा इंट्रोगेटिव से है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। जैसे देखिए, क्या आप अगले महीने ताजमहल देख लिए होंगे या देख चुके होंगे। ठीक, अर्थात इसमें यह भी हो सकता है देख लिए होंगे या देख चुके होंगे। इस वाक्य में भी आप चपरासी समय से घंटी नहीं बजाया होगा या नहीं बजा चुका होगा, यह भी हो सकता था। देख रहे हैं, या के साथ या ये के साथ होगा होगी का बोध हो रहा है ना, तो ऐसे वाक्यों की यही पहचान होती है। तो क्या आप अगले महीने ताजमहल देख लिए या देख चुके होंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता यह है कि जो हेल्पिंग वर्ब जो सबसे पहले होती है वह मात्र केवल सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो मुख्य हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, शैल या विल, ये ना, तो सब्जेक्ट से उसको मात्र पहले हम, अर्थात इसको ये स्ट्रक्चर उठा के अगर हम सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम फॉलो कर देंगे, इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ रहे हो आप, कोई भी इंट्रोगेटिव किसी भी सेंटेंस का हो, मात्र सहायक क्रिया जो मुख्य सहायक, अगर मान लीजिए एक सहायक क्रिया हो तो पहले आएगी, जिसमें एक से अधिक सहायक क्रिया है, जैसे इसमें शैल, विल और हैव भी सहायक क्रिया है ना, तो मुख्य सहायक क्रिया को मात्र सब्जेक्ट से पहले कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसमें क्या आप अगले महीने ताजमहल देख चुके होंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप, आपकी अंग्रेजी यू माने तुम या आप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यू के साथ क्या करेंगे, विल, सहायक क्रिया की मात्र आई के साथ ही शैल होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को नोट करिएगा। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ तो विल ही हो रहा है, लेकिन ग्रामरली देखें तो आईवी के साथ ही केवल शैल होता है। तो विल हो गया, हम सबसे पहले लिख दिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव में है। क्या की कोई अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, क्या की अंग्रेजी मात्र सहायक क्रिया पहले होने से हो जाती है। तो विल सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, यू। उसके बाद दूसरी जो सहायक क्रिया क्या है, हैव। अर्थात आप देख रहे हैं कि मात्र ये शैल विल को हमने सब्जेक्ट से पहले किया, बाकी जो कहते हैं स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं, तो यह क्या होगा, हैव। ठीक है, विल यू हैव, एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा। अगर वहां भी नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। पीछे की जो भी टेंस है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आपको और भली भांति समझने में आसानी रहे। तो विल यू हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, तो वर्ब है इसमें देखना। देख रहे हैं ना, काम इसमें क्या हो रहा है, देखने का हो रहा है। तो देखने का मतलब क्या होता है, कई लोग सी माने देखना, SEE मीन देखना, और कई लोग विजिट माने मिलना। तो जो आदमी मिलेगा तो देखने से ही तात्पर्य है, मिलेगा तो देखेगा ही। तो कई लोग विजिटेड या सीन कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए हम अगर विजिट माने तो विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड। ठीक है, विल यू हैव विजिटेड। और उसके बाद द ताजमहल, चूंकि प्रॉपर नाउन वर्ड है तो ताजमहल को हम कैपिटल लेटर से TAJMAHAL। ठीक, विल यू हैव विजिटेड द ताजमहल, क्या आप अगले महीने ताजमहल देख चुके होंगे। तो ये तो हो गया कि क्या आप ताजमहल देख चुके होंगे। अब क्या है, अगले महीने, तो अगले महीने के लिए ऑन नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट माने होता है अगला, और मंथ माने महीना, बस क्वेश्चन मार्क कर दी, हो गया। अर्थात विल यू हैव विजिटेड द ताजमहल ऑन नेक्स्ट मंथ, क्या आप अगले महीने ताजमहल देख चुके होंगे। ये तो था सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीन वाक्यों से आपने समझा, पहला था हमारा पॉजिटिव से, दूसरा निगेटिव से, तीसरा सिंपल इंट्रोगेटिव से। ठीक, अब देखिए चौथा और पांचवा वाक्य क्या है।
ये कभी कभी जैसे पास्ट परफेक्ट की तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी दो उपवाक्यों से पूर्ण होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो होता है तो उसमें प्रथम जो पहले काम होता है उसमें मान लीजिए पास्ट परफेक्ट और बाद में होने वाले कार्य में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और इसमें होता है जो प्रथम पहले जो काम होता है उसमें फ्यूचर परफेक्ट और बाद में होने वाले काम में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, क्या किसान के फसल काटने से पहले वर्षा नहीं हुई होगी? तो पहले काम क्या हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। क्या किसान के फसल काटने से पहले, अर्थात अभी किसान फसल नहीं काटा था, ये काम नहीं हुआ था, किसान अभी फसल नहीं काटा था, उससे पहले हो रहा है कि वर्षा नहीं हुई होगी, अर्थात जिक्र हो रहा है पहले वर्षा नहीं हुई होगी। ठीक, तो वर्षा जब नहीं हुई होगी तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ये काम पहले मतलब नहीं हुई होगी, इसकी पूर्णता का बोध हो रहा है, तो हम इसको बनाएंगे सबसे पहले। तो वर्षा नहीं हुई होगी, तो वर्षा क्या है, आपको यूज ऑफ इट के बारे में हमेशा मैं नियम में बताता हूं, ही सी इट। तो इट का प्रयोग समय, दिन, पहर, महीना, साल बताने के लिए किया जाता है। यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग भी होता है, मैं उसका भी सेपरेट वीडियो अलग से दूंगा, लेकिन फिलहाल आप जानते होंगे समय, दिन, पहर, महीना, साल बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो क्या मौसम है ना, तो वर्षा का मौसम होता है, तो इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं, तो इट को सब्जेक्ट मानते हैं। तो इट क्या है, इट को हम मानेंगे सब्जेक्ट, तो इट के साथ भी क्या होता है, विल ही होता है, तो लिखेंगे विल, सब्जेक्ट मानेंगे, मौसम बता रहे हैं तो इट। अब चूंकि निगेटिव में है, ये इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, तो प्रश्नवाचक वाक्य में जब नहीं शब्द आते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। पहले भी मैं कई वीडियो में बताया हूं, तो यहाँ सब्जेक्ट हम इट बना दिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट, विल इट नॉट। उसके बाद सहायक क्रिया दूसरी क्या होती है, हैव होती है, तो हम लिख दिए यहाँ पे हैव। ठीक, विल इट नॉट हैव। उसके बाद वर्षा, इसमें वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करे, तो वर्षा वर्ब है तो रैन मींस वर्षा होता है, तो रैन का थर्ड फॉर्म रैंड हो जाएगा, RAINED। ठीक, विल इट नॉट हैव रैंड। उसके बाद क्या है, पहले, यहाँ ये पहले आया है, चूंकि ये अलग वाक्य है और ये अलग वाक्य है, तो पहले को क्या लिखेंगे, बिफोर, BEFORE, बिफोर। उसके बाद किसान के फसल काटने से, तो प्रथम जो प्रथम कार्य हुआ इसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लगा दिया, दूसरे में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसान, तो द फार्मर, FARMER, फार्मर। उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट नियम क्या कहता है, कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, फार्मर। तो किसान के फसल काटने से पहले, तो किसान यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, तो एक हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल की कटाई करना, तो हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट। उसके बाद फसल ऑब्जेक्ट है जिसमें द क्रॉप्स, CROP, क्रॉप, क्रॉप मीन्स होता है फसल, अर्थात इसको पढ़ेंगे, विल इट नॉट हैव रैंड बिफोर द फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप। देखिए, यहां मेरा मुख्य बताने का मकसद यह है कि जो पहले इसमें काम होगा उसमें आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉलो करेंगे, और जो बाद में काम होगा उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पालन करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगे, उसको भी आप जाके एक बार भली बात समझ लीजिएगा, वीडियो उसकी लंबी है, शुरुआत है वहां से, उसको आप देख लेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपको भली बात समझ में आ जाएगी। तो आपने देखा, प्रथम होने वाले कार्य में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाया, दूसरे वाक्य में हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। यहाँ कई लोग कट का भी प्रयोग करते हैं, तो कट का प्रयोग चूंकि काटने से होता है, लेकिन फसल की कटाई के लिए हार्वेस्ट का ही प्रयोग करते हैं। अब फार्मर यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, तो हार्वेस्ट इसमें चूंकि यस जोड़ना जरूरी है, अगर इसको फार्मर्स हम लिखते तो यस नहीं जोड़ते, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नियम करता है ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस जोड़ते हैं, प्लूरल के साथ नहीं जोड़ते हैं। ठीक, आगे देखिए दूसरा वाक्य, पुलिस के आने से पहले चोर कैसे भाग गया या भाग चुका होगा। तो पहले काम क्या हो रहा है इसमें, देखिए, पुलिस के आने से पहले, अर्थात अभी पुलिस नहीं आई थी, उससे पहले चोर कैसे भाग गया, भाग चुका होगा, अर्थात पहले चोर के भागने वाले की बात हो रही है, क्योंकि W स्टेप में इंट्रोगेटिव। अब एक कैसे, अब तक क्या जो देख रहे थे दोनों वाक्यों में क्या शुरू में आ रहा था, इसकी अंग्रेजी हम कहीं व्हाट नहीं लिखे हैं, क्योंकि मात्र हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले किए, तो इसका हमने क्या से अनुवाद ले लिया, लेकिन जब ये क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो कैसे आया, तो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ, तो हमने लिख दिया हाउ। ठीक है, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है, चोर, तो चोर क्या है, भाग चुका होगा, अगर चुके होंगे, भाग चुके होंगे तो लग रहा है तो बहुत चोर है, तो उसको हम प्लूरल में लिखते हैं, लेकिन भाग चुका होगा चोर, इसका मतलब सिंगुलर है, तब भी क्या होगा यहाँ पे विल।
हाउ विल, उसके बाद द थिप, थिप से पहले हम द का प्रयोग किए हैं क्योंकि थिप भी चोर, महिला, पुरुष कोई भी हो सकता है, THIEF, थिप, थिप मीन्स होता है चोर। हाउ विल द थिप, उसके बाद इसके बाद सहायक की दूसरी लगाएंगे तो हैव, उसके बाद भागने का मतलब रन अवे, क्योंकि रन माने दौड़ना, अवे माने दूर, कोई भागेगा दूर ही भागेगा तो रन अवे, रन अवे। हाउ विल द थिप हैव रन अवे, रन, रैन, रन, थर्ड फॉर्म रन ही होती है इसकी, रन अवे। अब इसमें पहले आया तो बिफोर, बिफोर, उसके बाद पुलिस के आने से पहले तो प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रयोग कर रहा है, पुलिस क्या है, हमेशा पुलिस को प्लूरल नंबर ही माना, पुलिस अकेले से कोई मतलब नहीं था, द पुलिस, CE कम, क्वेश्चन मार्क कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट द पुलिस कम, अर्थात हाउ विल द थिप हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम, अर्थात पुलिस से आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर कैसे भाग चुके होंगे। ऐसे तमाम उदाहरण हो सकते हैं। एक चीज केवल आपको ये ध्यान रखने, कई बार इसमें होता क्या है कि पुलिस के आने के बाद चोर कैसे भाग गया, तो पुलिस के आने के बाद तो इसका मतलब तब हम पहले पुलिस के आने के बाद तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं और इसको तब चोर कैसे भाग चुका इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में कन्वर्ट करते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप इन उदाहरणों से जो समझे हैं इस आधार पे आप कुछ सेंटेंस अपने दिमाग में सोचिए और खुद सॉल्व करिए, ठीक है। तब मिलते हैं अगली वीडियो में आपको नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।